आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा रिवाइज। सही है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है, हम 4 चैप्टर तक पहुंच गए थे, तो उसमें हम एक क्विक रिव्यू जो है, क्विक रिवाइज हम जो है करेंगे चैप्टर 1 से। कहाँ से? यूनिट एंड मेजरमेंट से। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, पर जो भी हमने पढ़ा है एक बार एक क्विक रिवीजन उसका हम कर लेंगे सारा, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें याद आ जाएं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला चैप्टर हमें जो मिलता है वो है क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। इस यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली टर्म थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसे हम एक्चुअल नंबर में मेज़र कर सकें। सही है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो थी, फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे? दैट कैन बी मेजर्ड इन एक्चुअल नंबर्स। तो जो भी क्वांटिटी, जैसे तुम्हारी लेंथ है, मास है, टाइम है, इन्हें हम एक्चुअल नंबर में नाप सकते हैं। इसके अलावा जिन क्वांटिटी को हम एक्चुअल नंबर में नहीं नाप सकते वो हैं इमोशंस। जैसे गुस्सा आना, हमने एक्चुअल नंबर में नहीं नाप सकते उसको, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर कोई पूछे कि पहचान क्या है, सही, आइडेंटिफिकेशन कैसे करें इसकी, तो जिन क्वांटिटी को आप एक्चुअल नंबर में नाप सकते हो वो सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके अलावा जिन्हें नहीं नाप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो नेचुरल फॉर्म में ही सेल्फ डिफाइन होती हैं, यानी कि इन्हें डिफाइन करने के लिए किसी और अदर क्वांटिटी की हमें हेल्प नहीं चाहिए होती। जैसे हमारी लेंथ है, तो हमें लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। लेंथ अपने आप ही डिफाइन हो जाती है। सही है। 2 पॉइंट के बीच की दूरी। ऐसे ही मास की हम बात करें, ऐसे ही टाइम की हम बात करें, ये सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिन्हें अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं पड़ती, इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके अलावा जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प चाहिए हमें, या जिन क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। जैसे एरिया, जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, इसका हमने कहा इसकी लेंथ बताओ, तो लेंथ तो हमने सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक नाप दी, एक साइड नाप दी, हमने कहा ये लेंथ है इसकी। लेकिन अगर हमने कहा इसका एरिया निकालो, तो एरिया एक अलग क्वांटिटी है जो कि विदाउट द यूजिंग ऑफ लेंथ आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट। तो हाइट भी तो एक लेंथ ही है, और लेंथ क्या है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या लेंथ की हेल्प के बिना तुम एरिया निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। हमने कहा कि हमें वेलोसिटी निकालना है, किसी चीज़, 2 स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी में हमने क्या निकाला? 2 बॉडी के बीच की, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और उन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम हमें लगा। तो डिस्टेंस भी एक लेंथ ही तो है। तो क्या स्पीड बिना लेंथ की या टाइम की हेल्प के निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी में बस इतना ही फ़र्क है कि फंडामेंटल क्वांटिटी तो सेल्फ डिफाइन होती है। क्या होती है? सेल्फ डिफाइन, यानी इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइव क्वांटिटी एक्सप्लेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे? जैसे सपोज करो हमने कहा स्पीड बताओ, तो स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी तो हमारी लेंथ ही तो है।
तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के अगर हम टाइप देखें तो 7 तरह की होती हैं। कितने टाइप हैं इसके? 7 टाइप। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सही है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सही है, ये 7 हैं। इन 7 क्वांटिटी की टर्म में ही ड्राइव क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है। कोई भी ड्राइव क्वांटिटी इन 7 से बाहर नहीं जाएगी। समझ में आया? इसके अलावा 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं। कौन कौन से? एंगल्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और, क्योंकि इन्हें भी हम नाप सकते हैं। सही है, तो इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन निर्धारित नहीं की हमने। समझ में? सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो ना, उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें रेडियन पर सेकंड हम लिखते हैं, लेकिन जब डायमेंशन की बात आती है तो ओनली टी इनवर्स हम लिखते हैं। रेडियन की कोई डायमेंशन ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमने रखा। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी समझ में आ गई। ड्राइव क्वांटिटी जब भी निकालोगे इन 7 क्वांटिटी से बाहर नहीं जाएगी। जैसे हमने फोर्स लिखा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। सही है, तो हमने लिखा m। सही है, मास के लिए हमने लिखा m इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है हमारा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। सही है, तो मास, लेंथ और टाइम। यहीं से शुरुआत होता है आपका डायमेंशंस की। किसकी शुरुआत होती है? डायमेंशन के। डायमेंशनल एनालिसिस, ये जो टर्म आपने सुनी है। तो सबसे पहले इनकी यूनिट्स की बात हम कर लेते हैं। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए जिन यूनिट क्या है, सबसे पहले इसको समझो। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, तो वो हमने क्या बनाया? उसे हमने बोला यूनिट। जैसे हमें मास नापना था, हमने यूनिट बनाई किलोग्राम। उसके लिए हमने एक अलग से स्टैंडर्ड तैयार किया, दैट इज़ दिस इज़ 1 किलोग्राम। और वो यूनिट जो है, वो स्टैंडर्ड जो है, सब जगह सेम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का किलोग्राम अलग होगा और किसी का किलोग्राम अलग होगा। सबके लिए किलोग्राम कैसा होगा? सेम होगा। इसे बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के काम में आता है। तो हमने इनकी जो यूनिट्स बनाई, सही है, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम मेन पढ़ेंगे सिर्फ ऐसा ही सिस्टम। तो वैसे मैं जल्दी में आपको बता दूं, 3 तरह के सिस्टम है। MKS जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS फुट पाउंड और सेकंड। बाद में इन तीनों को ख़त्म करके एक ही सिस्टम लागू करा गया जिसे हम बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। सही है, सॉरी वो अलग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सही है, तो क्या यूनिट क्या तय करी गई इसकी? SI यूनिट देख लो, SI यूनिट्स। तो लेंथ के लिए तय करी गई मीटर, और ये MKS से उठाए गए हैं सब। लेंथ के लिए उठाई गई मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सही है, लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। किसी भी यूनिट को अगर वो एक सिंगल अक्षर में है तो स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे मीटर कभी भी कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल m लिखेंगे। जैसे सेकंड कैपिटल S नहीं लिखेंगे, स्मॉल s लिखेंगे। लेकिन अगर वही अकेला लेटर किसी साइंटिस्ट के नाम से है तो उसे कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे एम्पियर, जैसे केल्विन, ये कैपिटल में लिखा जा रहा है।
अगर 2 अक्षर हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर हमारा कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल, जैसे किलोग्राम। समझ में आया? ठीक। किसी भी साइंटिस्ट का नाम जब हम लिखते हैं तो कैपिटल्स में लिखते हैं, तो अगर हम सिर्फ एन, जैसे केल्विन लिख रहे हैं, सिर्फ के लिख रहे हैं तो लिखेंगे कैपिटल में, लेकिन पूरा केल्विन अगर हम लिख रहे हैं तो शुरुआत करेंगे स्मॉल से। समझ में आया? अगर मैंने लिखा फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन, कैसे लिखूंगा, कैपिटल में। लेकिन अगर मैं इसे लिख रहा हूँ न्यूटन तो कैसे लिखूंगा, स्मॉल से। ये तरीका होता है किसी भी यूनिट को लिखने का। समझ में आया? तो दीज आर द यूनिट्स। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह से ड्राइव क्वांटिटी की जो यूनिट होंगी उन्हें बोला जाएगा ड्राइव यूनिट्स। सही है? तो यूनिट कैसे निकालते हैं? जिस तरह से ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है, इसी तरह से ड्राइव यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट के टर्म में डिफाइन होगी। कैसे होगी? अब जैसे फोर्स के लिए देखो, इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। पर न्यूटन है किसके बराबर? मास की यूनिट हम लिखते हैं किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट की लिखते हैं मीटर, और टाइम की लिखते हैं सेकंड स्क्वायर। तो देखो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। तो ड्राइव यूनिट न्यूटन किसके टर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है? फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में। तो जो डिफरेंस फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बीच में है, वही फ़र्क फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के उसमें। क्या कि फंडामेंटल यूनिट तो खुद से डिफाइन हो जाती हैं, लेकिन ड्राइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में डिफाइन की जाती हैं। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जब ड्राइव क्वांटिटी में, ड्राइव यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ हो रहा है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि ड्राइव है, देखो इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी होंगी? ड्राइव होंगी। उनमें ये 7 ही क्वांटिटी से मिलकर बनी होंगी। तो उन्होंने कहा ये क्वांटिटी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह यूज़ की जा सकती हैं और एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसी टर्म बतानी चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि किसी भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी किस रेशियो में यूज़ करी गई हैं। जैसे अगर हम फोर्स की टर्म की बात करें तो इसमें मास यूज़ करा गया है 1 बार, लेंथ यूज़ करी गई है 1 बार, लेकिन टाइम यूज़ करा गया है स्क्वायर की टर्म में 2 बार, टाइम इनटू टाइम। समझ में आया? और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि किन फैक्टरों को बढ़ा के या घटा के हम फोर्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म शुरू हो जाती है डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या बताता है? बेसिकली ये हमें बताता है कि किसी भी ड्राइव क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी किस रेशियो में या कितनी पावर में यूज़ करी गई है। समझ में आया? तो इसी तरह से जिस तरह से हमने यूनिट डिफाइन करी, इसी तरह से इन 7 क्वांटिटी के डायमेंशन भी हम लिखते हैं। तो इनकी अपनी डायमेंशन होंगी और जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी टर्म में रिप्रेजेंट होगी। सिंपल। इन 7 से अलग कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, जैसे इन 7 से अलग कोई यूनिट भी नहीं है, सब इनसे ही मिलके बना। इसी तरह से इन 7 के अलावा कोई डायमेंशन भी नहीं है, इनकी डायमेंशन इससे मिलके बनती है। ठीक है? तो क्या है देख लो ज़रा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या डिफाइन करता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या बताता है कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी किस टर्म में और किस रेशियो या किस पावर में यूज़ करी गई है। ठीक है? तो डायमेंशनल क्वांटिटी इनके लिए देख लो। तो जैसे लेंथ की जो है, देखो लिखी कैसे इन्होंने डायमेंशनल क्वांटिटी। ये जो लेंथ मास टाइम है,
इन 3 के लिए तो इनके इनिशियल्स ही उठा लिए। डायमेंशनल एनालिसिस को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो ये शुरू की जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम, इनकी डायमेंशन तो इनके इनिशियल्स उठा लिया, जैसे लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T। फिर कन्फ्यूज़न हो गया कैसे कि अब टेम्परेचर के लिए क्या उठाएं, तो इन्होंने क्या करा, एक काम करो, ये सब छोड़ो और जो जिसकी जो यूनिट है वही डायमेंशन में उठा के रख देते हैं। जैसे केल्विन के लिए K उठा लो, एम्पियर के लिए A उठा लो, कैंडेला के लिए CD उठा लो, सही है, इस तरह से। तो लेंथ के लिए हमारे जो डायमेंशन थी क्या थी, L, कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मास के लिए क्या थी, टाइम के लिए हमारा था T, सही है। टेम्परेचर के लिए केल्विन। और एक और बात बता दूं, टेम्परेचर के लिए कहीं कहीं थीटा भी लिख देते हैं। हाँ, वो इसलिए टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना हम, तो डिग्री एंगल है एक तरह से, तो थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे के भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, थीटा भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो समझ जाना टेम्परेचर है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसे लिखते हैं हम CD से ही। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से लिख देते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं तुम देखोगे N से भी लिख देते हैं। N क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, तो वहाँ से N उठा लेते हैं हम आगे से। समझ में आ गया। तो ये इनके डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन। अब जैसे ये तो हो गई तुम्हारी किसकी डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जैसे कोई कहने लगे फोर्स की डायमेंशन निकालो, तो हम सबसे पहले फोर्स की यूनिट निकालते हैं। क्या यूनिट, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। यहीं पे इसके डायमेंशन रख देंगे। किलोग्राम क्या है, मास है, तो क्या हो जाएगा M। मीटर यानी लेंथ क्या है, L। और सेकंड यानी टाइम क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। तो इसको जब हम निकालेंगे, सीधा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, MLT-2। इस तरह से हमारी ड्राइव डायमेंशंस आ जाती हैं। सही है। तो कुछ डायमेंशंस में 1-2 बता देता हूँ आपको। ये इधर से रफ कर देता हूँ। जैसे इधर ध्यान दो सभी लोग, प्रेशर की बात करते हैं। ये इधर आ रहा है, देखना यहाँ तक आ रहा है ये वीडियो में। जैसे हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन। वैसे तुम सबको बताऊं, फोर्स की डायमेंशन तो रट लो, फोर्स की डायमेंशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्या होते हैं, MLT माइनस। फोर्स बहुत जगह यूज़ होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन। तो फोर्स के लिए क्या है हमारी डायमेंशन, MLT माइनस 2। और एरिया क्या हो जाएगा, L2। और ये जाएगा ऊपर -2 1 ML-1T-2। ये हो गई हमारी प्रेशर के डायमेंशन। ठीक है, हो गई। इसी तरह से अगर हमसे वर्क का पूछा तो क्या हो जाएगा, फोर्स यानी MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी L, तो क्या हो जाएगा ML2T-2। समझ में आया, क्लियर है। डायमेंशन निकालनी आई। अब तो मैं एक बात बताता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन हैं। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस में ये पता नहीं चलता हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है। जैसे जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन होगी और वही टॉर्क की डायमेंशन होगी। तो अगर मैंने सिर्फ ये ML2T-2 लिख दिया तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं या
टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक कि हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया जाए, बताया ना जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये एक लिमिटेशन है इसका बेसिकली, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये था। इसके बाद आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़। तो 3 यूज़ हैं इसके। पहला यूज़ क्या है हमारा इसमें, डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी उसके लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा यूज़ है कि किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक, तो देख लेते हैं, चलो। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सही है। तो पहला यूज़ क्या है इसमें हमारा, सही है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना, सही है। जैसे मान के चलो हमें 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो हमें नहीं पता है कितने डाइन हैं, सही है। तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है। तो ये करके दिखाऊं या ये बहुत लेंथी हो जाएगा फिर? एक कर दो, एक। तो देखो सुन लो, 1 न्यूटन में कितने डाइन। तो सबसे पहले देखो ये किस किस सिस्टम में, तो न्यूटन किस में होता है, MKS यानी कि SI सिस्टम, एक ही बात है। और ये किस में होता है, CGS में। तो एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा कोई भी सिस्टम हो N1 U1 इज इक्वल टू बराबर होगा N2 U2। क्या मतलब है इस बात का, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, U यूनिट को, N दूसरे नंबर को और U दूसरे यूनिट को। कैसे, मैं लिखूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 क्या है, N1, किलोमीटर क्या है, यूनिट 1, 1000 क्या है, N2, मीटर क्या है, यूनिट 2। बराबर है दोनों, बराबर है। अगर मैं लिखूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो भी बराबर है। तो ये केस क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 फुलफिल हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। और इससे और क्या पता चलता है हमें, इससे हमें ये पता चलता है अगर हम N1 अपॉन N2 निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, U2 अपॉन N1 U1 के बीच में रिलेशन अगर हम करें तो N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा U के। इसका मतलब क्या है, नंबर यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। अगर यूनिट बढ़ेगी तो नंबर, और यूनिट घटेगी तो नंबर। कैसे, देखो यूनिट बढ़ी हुई थी किलोमीटर तो नंबर कैसा था 1, यूनिट छोटी हुई मीटर तो नंबर कैसा आ गया 1000। समझ में आया? तो यूनिट छोटी हुई नंबर बढ़ गया, यूनिट बड़ी हुई नंबर घट गया। तो ये रिलेशन होता है। तो चलो यहाँ पे इसके हेल्प से हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये न्यूटन और डाइन दोनों क्या है, फोर्स हैं। ये MKS सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं, CGS में डाइन बोलते हैं। तो हमने वही लिखा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। तो हमारा U1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 U2, यही लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, सही है। पर हमें क्या निकालना है, U2 निकालना है। क्या निकालना है, U2। तो U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 इंटू U1। भाई यही होगा,
यही तो होगा। इसको हम डाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। फोर्स का क्या है डायमेंशनल फार्मूला? MLT-2। अब इस फार्मूले की बात करते हैं। तो हमें डाइन निकालना है। N1 क्या है? न्यूटन वाला। N2 क्या है? डाइन वाला। यही है ना? और वो इसमें यूनिट निकालना है। हमें डाइन तो निकालना है, तो वो नंबर है, नंबर ही तो निकालना है। हाँ तो U2 होगा N2 होगा। हाँ हाँ मतलब कैन, हाँ सही कह रहा है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही कह रहा है। हमें निकालना है N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 U1 अपॉन सॉरी U2, ठीक है, सही है। तो कितना आएगा? तो देखो हमें यहाँ पे यूनिट का सिस्टम रखना है। तो सबसे पहले आता है मास। तो क्या लिखेंगे? 1 फर्स्ट यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मास किस में आएगा? किलोग्राम में। और नीचे सिस्टम में क्या आएगा? 1 ग्राम में, यही आएगा। पावर कितनी? 1। समझ में आ रहा है? हमने मास लिया, पहले किस में था? यूनिट 1 क्या? न्यूटन, यानी MKS। तो किस में आएगा? किलोग्राम में। नीचे क्या? डाइन CGS, किस में आएगा? ग्राम में। और मास के यहाँ पावर कितनी है? 1। इसके बाद हमने लेंथ ली, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, कितनी पावर? 1। फिर टाइम लिया, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी? -2। क्लियर? किस में बदलना है? CGS में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। तो हम लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? और ये तो सेकंड 1 रहेगा, इसकी पावर -2। अब देखो ये 1000 है, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू ये 100, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 1। तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 5। तो हमारा N2 कितना आ गया? 10 की पावर 5। तो हमारा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। समझ में आया? ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन तुम कर सकते हो कि मैंने बताया 1 जूल को कितने अर्ज होते हैं? किसकी यूनिट है ये? MKS CGS, ठीक है, इसे तुम कर लेना, ठीक है। दूसरा यूज़ देखो, ये तो पहला यूज़ था डायमेंशन का। दूसरा यूज़ क्या है? फॉर्मूला ड्राइव करना। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना, सही है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फॉर्मूला तो ड्राइव कर देगा पर तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं देता ये कांस्टेंट की, ये इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा बट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर है? कैसे करते हैं? तो एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सब जगह यूज़ होता है, तुम्हारे NCERT में भी दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। उसने कहा जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, ये तो टाइम पीरियड है, किस पे डिपेंड करता है? L पे। ये क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसने कहा ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का इन 2 चीज़ों पे निर्भर करता है।
फॉर्मूला ड्राइव करके बताओ। सही है, तो हमने क्या करा, देखो 2 हो सकते हैं, 3 क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने कहा ये इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने लिखा टी, टी क्या है, टाइम पीरियड। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी पे। तो हमने लिखा एल की पावर ए और जी की पावर बी, एल की पावर ए और जी की पावर बी। अगर कोई और होता है क्वांटिटी तो उसकी पावर सी मान लेते। सही है, जैसे उसने कहा मास भी है, मास भी है, तो उसकी पावर क्या मान लेते, सी। अगर वो देता तो, नहीं दिया तो हमने नहीं लिखा। सही है, अब हमने फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, तो हमें क्या पता है, दिस इज़ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टी, टी लिख दी। ये क्या है, लेंथ, तो ये इसकी पावर क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, लेंथ एल, तो इसकी एल लिख दी ए पावर। जी क्या हमारा, एसलेरेशन, एसलेरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, एल टी माइनस टू। तो हमने इसकी लिखी एल टी माइनस टू और उसकी पावर बी। सही है, अब बस हमें इनको सॉल्व करके कंपेयर करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं इधर, ये कितना हो गया, एल की पावर ए और एल की पावर बी। तो इसे हम लिख सकते हैं एल की पावर ए प्लस टी की पावर माइनस टू बी, टी की पावर माइनस टू बी। और इधर क्या है हमारा, सिंपल। अगर हम कंपेयर करें तो एल की पावर इधर कितनी है, ए प्लस बी, और इधर कितनी है, 0। तो कम, हाँ, एल की पावर ए और एल की पावर यहाँ खोलेगा ब्रैकेट तो बी, और फिर एल को एक जगह लिखेगा तो मल्टीप्लिकेशन में जुड़ नहीं जाती पावर, तो ए प्लस बी हो गया। अब इसको हमने कंपेयर करा तो हमने देखा इधर एल की पावर ए प्लस बी और इधर है 0। तो बाय कंपेयरिंग ए प्लस बी किसके बराबर आया, 0 के बराबर। टी की पावर इधर कितनी है, माइनस टू बी, और इधर कितनी है, 1। तो माइनस टू बी किसके बराबर आया, 1 के। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/, इस वैल्यू को यहाँ रखा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू -1/2 इसमें रख दो, तो t इज इक्वल टू हो गया l की पावर a कितना आया, 1/2, और g की पावर b यानी -1/2। तो माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। ये नीचे चला गया तो प्लस हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू अंडर रूट में l अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हमारा टाइम पीरियड का आ गया। सही है, पर इसके पहले एक कांस्टेंट भी होता है, तो वो कांस्टेंट के हमें इसकी वैल्यू नहीं देता, तो उसकी वैल्यू होती है 2π। क्या होती है, 2π। तो वो वैल्यू में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता, दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन वी हैव हियर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे k लिख के शुरू करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, k इज़ द कांस्टेंट। इससे शुरुआत कर देते हैं इसकी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में l अपॉन, ऐसे फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, और तीसरा यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का, किसी भी इक्वेशन को चेक करना वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इक्वेशन जज करना बहुत इजी है, तुम्हें दोनों तरफ की डायमेंशन निकालनी है। दोनों तरफ की डायमेंशन कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इक्वल है तो वो इक्वेशन सही है, और अगर नहीं है तो इक्वेशन गलत है। तो देखो तीसरा यूज़ क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन बताओ, F बराबर mv², तो कोई इक्वेशन नहीं है। वो mv², हाफ mv² k बराबर होती है। सही है सर, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हाँ, अब हमने कहा ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसको जज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो v की डायमेंशन क्या होगी, lt -1, इसका स्क्वायर माइनस
यू की भी क्या होगी एल टी माइनस वन और उसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, टू की कोई डायमेंशन नहीं है, ए की क्या होगी एल टी माइनस टू और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा एल। ये एल टी माइनस वन का स्क्वायर माइनस एल टी माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ये आ गया। एक चीज़ बता दूं तुम्हें, सेम डायमेंशन जुड़ती घट सेम ही यूनिट जोड़ और घट सकती हैं, इसी तरह से सेम डायमेंशन ही जोड़ और घट सकती हैं। डिफरेंट तरह की जो डायमेंशन है उन्हें हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले भी बताया था, उस दिन भी बताया था, ठीक है। और ये जो घट रही है तो इसे घटा के ज़ीरो मत कर देना, इसका मतलब कॉमन आ जाएगा, यही आएगा बस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, इधर ये आ गया, इधर इसको बोलेंगे तो क्या आ जाएगा एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू एल टू टी माइनस टू। तो ये सही है, समझ में। सेम तो जोड़ हो सकती है और जो डिफरेंट है उसका क्या हो सकता है डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकता है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा था वन शॉट रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का, सही है। हाँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के दो नियम बता देता हूँ। क्या आता है सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली टू रूल, ये हम बता सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये है मेथड, सही है, इसमें बोल सकता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के दो ही नियम हैं। सबसे पहले ये देखो, हमारा जो पॉइंट है, मतलब जो हमें नंबर दिया गया है, डिजिट जो हमें दी गई है, वो पॉइंट के साथ है या पॉइंट के बिना है, ठीक है। तो अगर विद डेसिमल है, विद डेसिमल है, सही है, विद डेसिमल, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लेके अंत तक जितने भी नंबर हैं, चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, सब कैसे होंगे सिग्निफिकेंट, सही है। तो ऑल नंबर फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू लास्ट डिजिट टू लास्ट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, सही है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो। बस फर्स्ट नॉन ज़ीरो से शुरू हो जाता है और अंत तक जितने भी हैं, चाहे 50 हैं तो 50 सिग्निफिकेंट हो गए। दूसरा होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो, ऑल नंबर फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो टू लास्ट नॉन ज़ीरो, बस। सिग्निफिकेंट, सही है। और बाकी तो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो, पहले वाले का एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने क्या कहा 0.13250, तो पॉइंट के साथ है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो कहाँ से शुरू हुआ, 1 से लेके, तो शुरू तक गिन दो, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 5। अगर मैं एक ज़ीरो लगा देता तो 6 हो जाते, समझ में आया। तो अब कितने 6, पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो से अंत तक गिन डालो जितने भी हैं, पॉइंट 0 1 2 तो भी 6 ही रहते। फर्स्ट नॉन ज़ीरो से शुरू करेंगे गिनना, समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर इसमें से पॉइंट हटा दूँ, इसमें से पॉइंट हटा दो, जैसे 0 0 1 3 2 5 0 0, तो इसमें बस 4 हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो, सब फर्स्ट नॉन। अरे यार कितना तो सिंपल बताया। जो डेसिमल वाले हैं उनमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो से शुरू करो और अंत तक गिन डालो, सब सिग्निफिकेंट है। और जो विदाउट डेसिमल पॉइंट है उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो, बस। अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो कितने गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर 1 नहीं है तो बस 4। कितना तो इजी है, मजा आ गया। ठीक है। ये चलो बंद कर दो उसको।
अरे रुक जा।